हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड इस लॉकडाउन में भी अपनी स्टडीज़ पर फुल कंसंट्रेट कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मेंटेनेंस, जो आता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंटेनेंस का मीनिंग क्या होता है। मेंटेनेंस का डिक्शनरी मीनिंग होता है रख रखाव। मतलब कि अगर आप इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में देखेंगे तो मेंटेनेंस को कहा जाता है हिंदी में रख रखाव, लेकिन इसका लीगल मीनिंग होता है गुजारा भत्ता। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है पूर्व पत्नी या पति को कानूनन मिलने वाला गुजारा भत्ता। फ्रेंड्स, इस मेंटेनेंस वर्ड को डिफाइन किया गया है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 3 क्लॉज बी के अंतर्गत, और साथ ही इस एक्ट में राइट टू मेंटेनेंस एंड राइट टू सेपरेट रेसिडेंस को भी डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में कवर करेंगे केस लॉज के साथ अपनी दूसरी वीडियोस में, बिकॉज ये टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, प्लस काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं ये, जिनको आज की वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि जब मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच पाएँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है दैट हु कैन क्लेम मेंटेनेंस, मतलब कि इस गुजारा भत्ता की मांग कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, वाइफ, माइनर चाइल्ड, मेजर चाइल्ड हु ड्यू टू फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी इज अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, एंड मदर एंड फादर कैन क्लेम मेंटेनेंस। मतलब कि गुजारा भत्ते की मांग कौन कौन कर सकता है। पहली हो गई पत्नी, दूसरा बच्चा जो 18 साल से कम का हो यानी कि माइनर हो, तीसरा जो बच्चा 18 साल से बड़ा है लेकिन फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटी के कारण वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, मतलब कि शारीरिक व मानसिक असामान्यता के कारण वो अपना भरण पोषण खुद नहीं कर सकता, यानी कि वो असमर्थ है। तो एक ऐसा बच्चा भी मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। इसके साथ ही माता पिता यानी कि फादर और मदर भी गुजारा भत्ते की मांग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो चार लोग जो मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो असमर्थ हैं अपना खर्चा उठाने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं, यानी कि गुजारा भत्ता की मांग वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मेंटेनेंस हमेशा क्लेम की जाती है सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत, यानी कि सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये हक देता है कि हम मेंटेनेंस को क्लेम कर सकें, मतलब कि गुजारा भत्ता की मांग कर सकें। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आता है सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। चलिए तो अब देखते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 सब सेक्शन 1, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है भरण पोषण करने के लिए, या कह लीजिए एक ऐसा पर्सन जो काबिल है एवं सशक्त है भरण पोषण करने के लिए या फिर खर्चा पानी उठाने के लिए, फिर भी वो नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज़ करता है। नेग्लेक्ट मतलब नज़रअंदाज एंड रिफ्यूज़ मतलब इनकार, किसके लिए, भरण पोषण करने के लिए, या कह लीजिए खर्चा उठाने के लिए। किसका? तो इसका पहला पॉइंट है हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, मतलब कि अपनी पत्नी का, जो असमर्थ है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, मतलब वो अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकती और ना ही खुद अपना भरण पोषण कर सकती है। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। तो देखिए फ्रेंड्स, लेजिटिमेट मतलब होता है वैध यानी कि जायज़, और इलेजिटिमेट मतलब अवैध यानी नाजायज़। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि एक बच्चा जो माइनर है,
मतलब कि 18 साल से कम का है, भले ही वो जायज़ औलाद हो या फिर नाजायज़ औलाद हो, मतलब लेजिटिमेट चाइल्ड और इलेजिटिमेट चाइल्ड। वेदर मैरिड और नॉट, मतलब कि वो शादीशुदा हो या फिर नहीं हो। अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, मतलब कि वो असमर्थ है अपने खुद का भरण पोषण करने के लिए। तो जल्दी से इसे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। मतलब कि एक जायज़ औलाद है या फिर एक नाजायज़ औलाद है जो 18 साल से कम की है, भले ही वो शादीशुदा है या फिर बिना शादी किए हुए है, और वो असमर्थ है अपना खुद का भरण पोषण करने के लिए, मतलब कि अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, मतलब कि एक जायज़ औलाद या फिर नाजायज़ औलाद जो विवाहित पुत्री नहीं हो और 18 साल से ऊपर का हो, मतलब कि उसने मेजॉरिटी को अटेन कर लिया है। वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, मतलब कि शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इसका अगला पॉइंट है हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब कि एक माता पिता जो अपना खुद का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अपना खर्चा पानी खुद नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर सच पर्सन to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child और फादर और मदर, मतलब कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मतलब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपने पत्नी या संतान या पिता या माता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे, मतलब कि उनका भरण पोषण का खर्चा उठाए। चलिए तो इसे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स में सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है भरण पोषण करने के लिए या फिर वो काबिल है या सशक्त है, फिर भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है या फिर नज़रअंदाज कर रहा है अपनी वाइफ का भरण पोषण करने के लिए या फिर अपने चाइल्ड का, भले ही वो जायज़ है या नाजायज़ है और वो 18 साल से कम का है, या फिर एक ऐसा बच्चा जो 18 साल से ऊपर का है लेकिन वो फिज़िकल और मेंटल एबनॉर्मल है और इस वजह से वो अपना खर्चा पानी या फिर कह लीजिए वो अपना भरण पोषण खुद नहीं कर सकता, और या फिर उसके खुद के माँ बाप हों जो अपना भरण पोषण खुद नहीं कर सकते, मतलब कि वो असमर्थ हैं अपना खर्चा पानी उठाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस में एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मतलब कि एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को ये निर्देश दे सकता है कि वो अपने पत्नी, संतान या माता पिता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे। इसी मासिक भत्ते को मेंटेनेंस कहा जाता है। सो वी कैन से दैट मजिस्ट्रेट ऐसे पर्सन को ऑर्डर कर सकता है कि वो मंथली अलाउंस दे जिससे कि भरण पोषण हो सके उसकी बीवी का, उसके बच्चे का या फिर उसके माँ बाप का। चलिए तो अब देखते हैं इसके आगे के पॉइंट्स। इसके आगे के पॉइंट में एक्सप्लेनेशन किया गया है किस चीज़ का। पहला पॉइंट है माइनर। माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेंड हिज मेजॉरिटी। तो फ्रेंड्स इस माइनर के टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे जब हम इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 को पढ़ेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंच पाए। फिलहाल अगर शॉर्ट में देखा जाए तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि माइनर मतलब एक ऐसा पर्सन जो 18 साल से कम का है। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है वाइफ
includes a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and has not remarried। मतलब कि एक पत्नी जिसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है और दोबारा से शादी नहीं की है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि अगर पत्नी ने दोबारा से शादी कर ली है तो क्या होता है। तो ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि अब उसकी दूसरी शादी हो चुकी है और उसका खर्चा पानी या फिर भरण पोषण करने के लिए उसका दूसरा हस्बैंड है, तो वो अपने पहले हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से और भी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकती। तो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है दैट व्हेन इज अ वाइफ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फ्रॉम हर हस्बैंड। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये टॉपिक आता है सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका एक केस लॉ। इस केस का नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये केस है आपका 1985 का। तो फ्रेंड्स, इस केस को शाहबानो केस के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मेंटेनेंस लॉ सूट था इंडिया में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया मुस्लिम औरतों के मेंटेनेंस के फेवर में। तो इस केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि एक लेडी थी जो कि एक मुस्लिम लेडी थी और उनका नाम था शाहबानो, जिनकी शादी हुई थी मोहम्मद अहमद खान से, जो कि एक जाने माने यानी कि एक वेल नोन एडवोकेट थे इंदौर मध्य प्रदेश में। इस शादी से इनके 5 बच्चे भी थे। तो फ्रेंड्स, जब शाहबानो बेगम 62 ईयर्स की थी तब इनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने इनको डिवोर्स दे दिया और इनको इनके बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया और साथ ही इनको मेंटेनेंस देने से भी इनकार कर दिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक एक मुस्लिम वुमेन जो कि अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसके मेंटेनेंस के हक को नहीं ले सकता, यानी कि नहीं हटा सकता। सो आई रीड द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर यू। In this case, the Supreme Court specifically underlined that triple talaq cannot take away the maintenance right of a divorced Muslim woman who is not in a condition to maintain herself or her children when she is disowned or divorced by her husband। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि सेक्शन 125 एप्लीकेबल है हर रिलीजियन पर। एंड क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 में कहीं भी ऐसे शब्द मेंशन नहीं है जो कि एक मुस्लिम वुमेन को एक्सक्लूड कर दें इस मेंटेनेंस के राइट से। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 was applicable to all irrespective of their religion। Clause B of section 125 subsection 1 contains no words of limitation so as to justify exclusion of Muslim women। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि एक मुस्लिम वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया जाए उसके मेंटेनेंस के हक से। आगे देखते हैं। The period when the verdict of Shahbano case was delivered by the Supreme Court, it faced a lot of criticism। तो इस केस की वर्डिक्ट को बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला और बहुत ही रोना धोना मचाया गया मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट द्वारा। जैसे कि इसमें लिखा है that there had been a lot of hue and cry by Muslim fundamentalists after this revolutionary judgment of the Supreme Court। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 125 एंड सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 को आज हमने कवर कर लिया है। अब हम इसके आगे के सेक्शन यानी कि सेक्शन 126, 127 एंड 128 को देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 128 रिलेटेड हैं प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स से। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इस लॉकडाउन में कहीं भी घर से बाहर मत निकलिएगा और सेफ रहिएगा और अपना साथ मेरे चैनल के साथ बनाए रखिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।